हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ विकास हियर। तो बहुत सारे लोगों को डिमांड थी कि इन्वायरमेंट पे क्विक रिवीजन कराया जाए। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था तो काफ़ी अच्छा लगेगा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्वायरमेंट का जल्दी से रिवाइज करवा दें। तो फिर से हम इन्वायरमेंट की सीरीज़ लेके आए हैं और आई होप कि 3 सेशन में हम ये ख़त्म कर देंगे, मैक्सिमम 3 आवर्स में। तो 3 आवर्स में अगर आप डबल स्पीड पे देखोगे तो 1.5 आवर्स में आपकी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने बार बार पीवाईक्यू एनालिसिस किया, तो मुझे पता है करंट अफेयर्स में कहाँ से सवाल आते हैं, कितने सवाल पूछते हैं, पहली चीज़। और ज़रूरी नहीं होता कि आप करंट अफेयर्स जो भी चीज़ें, जो मैगज़ीन आप पढ़ते हो, सब कुछ आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो कोचिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कॉपी पेस्ट डालते हैं, लेकिन वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। यूपीएससी में चीज़ें बहुत ही सुपरफिशियल पे आती हैं और जो डेप्थ में आती हैं वो ऐसे भी नहीं पढ़ के कर सकते। तो उसके लिए आप पीवाईक्यू एनालिसिस, जो भी चीज़ें आप सीखते हो, एल्गोरिथम, वो सारी चीज़ें अप्लाई करते हो। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रैक्टिकल रहो, क्योंकि स्टैटिक ही आपका प्री क्वालिफाई कराता है। हर बारी मेरा प्री हुआ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि करंट अफेयर्स की वजह से, क्योंकि स्टैटिक की वजह से। तो वो चीज़ें आपको मेक श्योर करनी है कि आप करंट अफेयर्स को उतना ही टाइम दो जितना कि आप कोई एक सब्जेक्ट को देते हो स्टैटिक्स में। और करंट अफेयर अथाह होता है, अगर आप पढ़ने जाओ तो डिटेल में हर एक चीज़ पढ़ोगे और हर एक चीज़ नहीं आता। फोमो दिमाग से निकाल देना है, ये नहीं सोचना है कि ये आएगा आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं आता है। थोड़ा भी अगर मेरे पे विश्वास है, ट्रस्ट है, तो ये मान के चलो कि नहीं आता है सवाल। मैं भी पहले दूसरे अटेम्प्ट में ऐसे करता था, उसका कोई मतलब नहीं होता। आफ्टर द एग्ज़ाम आपको रियलाइज़ होता है कि यार क्यों ही पढ़ाइए, और इसका तो कोई मतलब नहीं है। और जो कि चीज़ सही है, नहीं ज़रूरी होती चीज़ें पढ़ने। तो हम क्विकली रिवाइज़ करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ट्रस्ट मी, वैसे ही आते हैं, आप जाके पीवाईक्यूज़ में देख लेना, आपको पता चल जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर वो मॉक टेस्ट में आ रहा है ऐसे क्वेश्चंस, आप गलत कर रहे हो तो डोंट वरी, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे 4,000 क्वेश्चन, 5,000 क्वेश्चन बनाने होते हैं। यूपीएससी में 100 बनाने होते हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो जैसे हमने पहले ही डिस्कशन किया था कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना चाहिए। अगर आप ये पढ़ के जाते हो ना, तब भी बहुत चांसेस होते हैं कि आप 2-4 ऐसे करंट अफेयर्स करके चले आओगे। तो क्या कह रहा है कि ओजोन लेयर के बारे में बात कर रहा है कि एज पर द रिसेंट स्टडी फ्रॉम द 2020-22 ओजोन होल हैज़ बीन लार्जर एंड थिनर ओवर द अंटार्कटिका। तो ये न्यूज़ है। अब इसमें कोई ऐसी न्यूज़ तो कुछ खास आई नहीं। आप मेरे को बताओ इसमें क्या न्यूज़ है? ऐसे कुछ खास न्यूज़ है नहीं है। बस हम ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं। तो हमें पता है ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है, पहली चीज़। दूसरा, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, कौन कौन से होते हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFCs, देन हेलोन एंड मिथाइल ब्रोमाइड। तो यूपीएससी आपको ऐसे दे देगा कि इसमें से कौन से ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स हैं। CFC दे देगा, HCFC दे देगा, हेलोन्स दे देगा, मिथाइल होगा। तो आपको पहचानना है कि ये सारे हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, CFC है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हेलोन्स हैं। ये सारे क्या हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं, पहली चीज़। दूसरा, कहाँ पाया जाता है ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर में। कौन सा यूनिट है जिससे हम मेज़र करते हैं? दैट इज़ डॉप्सन। ये थर्ड फैक्ट हो गया, डॉप्सन। ये आता है यूपीपीसीएस वगैरह में। फिर पोलर वर्टेक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पोलर वर्टेक्स क्या है? एक कीवर्ड से आप देख लो। पोलर वर्टेक्स आर स्ट्रेटोस्फेरिक विंड पैटर्न विद ए वास्ट स्वेल ऑफ लो प्रेशर एंड वेरी कोल्ड। देखो, जहाँ पे कोल्ड होता है वहाँ हाई प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें रिवर्स है। तो यूपीएससी आपको 4 स्टेटमेंट देगा, एक जगह लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर करेगा, यहाँ लिखेगा कोल्ड, यहाँ लिखेगा लो प्रेशर, यहाँ लिखेगा कोल्ड, यहाँ लिखेगा लो प्रेशर, यहाँ लिखेगा हॉट, यहाँ ऐसे करके 4 स्टेटमेंट शफल करके दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि वेरी कोल्ड होता है और लो प्रेशर होता है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज more pronounced over the south pole and lead to formation of polar stratospheric cloud. polar stratospheric cloud, इसी के वजह से क्या होता है कि ओजोन डिप्लेशन होता है। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में, जहाँ पे ओजोन पाया जाता है। यही क्लाउड बन जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरी कोल्ड। तो इसीलिए अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली। अब एक चीज़ आप देख लेना, इम्पैक्ट ऑफ वल्केनो इरप्शन ओजोन लेयर। तो कोई अब ये उतना इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप ये जान लो कि हुंगा तुंगा हुंगा हापाई, ये एक वोल्केनो इमर्ज हुआ है। कहाँ पे? तोंगन आर्किपेलागो में। तोंगा नाम से लग रहा है तोंगा, आप आराम से इसको मैच द फॉलोइंग में पॉइंट आउट कर सकते हो। और माउंट पिनाटाबो, ये कहाँ पे है? फिलीपींस में। कहाँ पे है? फिलीपींस में। अब इम्पैक्ट वगैरह क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो उससे रिलेटेड, ओजोन से रिलेटेड हमने कर लिया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से ही रिलेटेड है। अब आते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो क्या कह रहा है? इंडिया सरपास्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट, सेज रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट
प्रोग्राम। तो कोई एक टारगेट रहा होगा कि ओजोन लेयर में ऐसे-ऐसे हमें टारगेट करना है, इतना हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज़ आउट करना है। इंडिया ने उस टारगेट को अचीव कर लिया, तो उसको उससे आगे है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। अब इतना हमें कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जब स्टेटमेंट वाइज़ पूछेगा यूपीएससी तो ये स्टेटमेंट ऐसे दे लेगा कि इंडिया मतलब सरपास कर दिया। यस, सरपास कर दिया, क्योंकि यही न्यूज़ है। दूसरी चीज़, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है किससे? ओजोन लेयर से। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एचएफसी वो हम पढ़ते हैं उसके बारे में कि क्या है क्या नहीं, और यहाँ यूपीएससी जाता भी नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंस्टीट्यूशन से बार बार पूछते हैं, तो हम देख लेते हैं। तो कब इम्प्लीमेंट हुआ था? अंडर द वियना कन्वेंशन। कब अडॉप्ट हुआ था? 1985 में। और ये पहली ऐसी ट्रीटी है जो फर्स्ट यूनिवर्सली रेटिफाइड हुई है इन यूएन में, ऑफ यूएन, फर्स्ट यूनिवर्सल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड है, वियना कन्वेंशन से इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था, और मॉन्ट्रियल फाइनली 1987 बना था। तो ऐसे यूपीएससी पूछेगा कि मैच द फॉलोइंग है कि वियना कब बना था? वियना 1985 में। फिर ये कन्वेंशन था। फिर प्रोटोकॉल कब बना? 1987 में, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट इज ओजोन। ओजोन जो डे हम मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 16 सितंबर। यूपी पीसीएस में आया था 21 में 22 में, 16 सितंबर, ये याद रखना। और जो किगाली एग्रीमेंट है, किगाली एग्रीमेंट कब शुरू हुआ था? अडॉप्ट हुआ था 2016 में, और फोर्स में आया था 2019 में। 16 में अडॉप्ट हुआ था और 19 में फोर्स आया था। उसका क्या काम था? कि फेस डाउन करेंगे क्या? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एच एफ सीज। अब एक चीज़ यहाँ पे देख लो, जो HFCs है ये नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। ये ऐसा नहीं कि इससे डायरेक्टली ओजोन डिप्लीट होता है जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, HCFC से होता है। बट इससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है, बहुत बहुत ज़्यादा होता है, 100,000 टाइम्स मतलब ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कोई ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, बट इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत होता है। तो बाद में रियलाइज़ हुआ यार कि इससे ओजोन तो बच रहा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको भी हमें फेज आउट करना है। क्या है? हाइड्रोक्लोरोकार्बन। ये किससे बना था? किगाली। तो यूपीएससी 3 पूछेगा, वियना, मॉन्ट्रियल एंड किगाली पूछेगा। ओजोन से रिलेटेड कौन है? तीनों रिलेटेड है। या क्रोनोलॉजी पूछ लेगा कि वियना, मॉन्ट्रियल और किगाली में पता होना चाहिए। वियना 85, मॉन्ट्रियल 19 क्या था? 92 क्या था? अभी हमने ऊपर क्या देखा था ईयर? हाँ, 1985 एंड 1987 एंड देन 2016। तो ये क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का वियना कन्वेंशन का कब बना था? 1991 में, और मॉन्ट्रियल का बना था 1992 में। तो इंडिया, ये चीज़ याद रख लो कि जब वो बना था, उसके बनने के टाइम उसका मेंबर नहीं था। तो हमने डिस्कशन कर लिया, हमारा पूरा स्टैटिक कंप्लीट हो गया, और यूपीएससी यहीं से सवाल पूछता है, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट 80%, 85% रिड्यूस करना टिल 2047। ये डेट, मतलब ये ईयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी पीसीएस में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं है, जो मेन था हमने डिस्कशन कर लिया। अब स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर क्या होता है? कि सॉलिड आइस जो है, जैसे लैंड पे हो या ओशन में हो, जो सॉलिड आइस होती है उसी को क्रायोस्फीयर बोलते हैं। तो द स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर 2 डिग्री टू हाई रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय द इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? यही इंपॉर्टेंट है। बाकी क्रायोस्फीयर क्या होता है, वो तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, जीएसटी बढ़ रहा है, इसी की वजह से पिघल रही बर्फ़, तो वो सारी चीज़ें तो आपको पता है, और ये कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इन्वायरमेंट 4-5 सवाल 6 सवाल करंट से आते हैं, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, ना कि ऐसे रैंडम कुछ भी आ जाए। देन आइस मेल्ट इन वेस्ट एंटार्क्टिका। तो एक्सेलरेटेड आइस मेल्ट वॉज नोटिस्ड इन वेस्ट एंटार्क्टिका थ्रू वेरियस स्टडीज़ एंड कंप्यूटर सिमुलेशन। अब बताओ, ये कोई न्यूज़ है? नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट है। उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे चलो हम थोड़ा सा अंटार्कटिका के बारे में मैपिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैपिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें 2-3 चीज़ें आप देख लेना, कि जो अम्यून्स्टेन सी है लोकेटेड इन वेस्ट कॉस्ट ऑफ अंटार्कटिका। तो हो सकता है यूपीएससी आपको दे दे, जो भी नाम है इसका, क्या नाम है यार, अम्यून्स्टेन सी। तो आपसे पूछ लेगा कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी है, कैरिबियन सी में है, या ये नॉर्थ अटलांटिक में है, या ऐसे पूछ लेगा कि दिस इज सिचुएटेड इन अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में वेडल सी अंटार्कटिका है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को वेडल सी, लेकिन ये भी ध्यान दे लेना कि ये भी अंटार्कटिका में है, और रॉस सी ये भी अंटार्कटिका में है। तो ये 3 सी के नाम जो कि अंटार्कटिका में। एक थेवैट्स ग्लेशियर है, लास्ट ईयर न्यूज़ में था, तो ये भी अंटार्कटिका में सिचुएटेड है, बहुत बड़ा ग्लेशियर है। बस, तो ये सारी चीज़ें अंटार्कटिका से हमने देख ली, सी के बारे में, मैपिंग बारे में।
एक मैड्रिड प्रोटोकॉल है, वो साइन हुआ था 1991 में, साइन बाय इंडिया ऑल्सो। सो दैट इज़ रिलेटेड टू द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को कैसे सेफ गार्ड करेंगे उस सब चीज़ों के बीच में। कौन सा प्रोटोकॉल? मैड्रिड। ओके। देन इंडिया आर्कटिक अंटार्कटिका प्रोग्राम अगर हम देखें तो 3 हमारे वहाँ पे स्टेशन है, बेस स्टेशन है। दक्षिण गंगोत्री 1983 में गया था, फिर मैत्री गया था 1988 में, भारती गया है 2012 में। तो दक्षिण गंगोत्री तो अभी नहीं है, लेकिन मैत्री और भारती अभी भी ऑपरेशन में। मैत्री एंड भारती आर फुली ऑपरेशनल राइट नाउ। फिर इसी के लिए हमने एक एक्ट भी लाया था 2022 में। कैसे हम उसको गाइड करेंगे अंटार्कटिका रीजन में, अगर हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसको हम कैसे मॉनिटर करेंगे। तो उसी चीज़ों के बाद की एक कमेटी होगी अंटार्कटिका गवर्नमेंट, मतलब कमेटी ऑन अंटार्कटिका गवर्नमेंट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, परमिट सिस्टम होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्कटिक फंड, देन पेनल्टीज़ होगी कि आप कुछ वहाँ जाके अल्टा सल्टा काम करते हो तब भी आपको वहाँ पे पेनल्टी लगेगी। तो कुछ मिला के पॉजिटिव चीज़ है, जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा तो सही रहेगा, उसमें से कुछ फैक्ट है नहीं। ये हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टडीड highlighted that Arctic has warmed twice as much as world average। तो क्या है इसमें न्यूज़, बताओ मुझे, इसमें से क्या पूछेगा? ये क्लाइमेट चेंज क्या है, कॉज क्या है, उसमें एक पॉइंट हो जाए। आप इसको मेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, केस स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हो, कुछ रिपोर्ट डाल सकते हो, बट इसको कुछ नहीं है। पोलार एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि पोलार रीजन में सबसे ज़्यादा, आर्कटिक रीजन में सबसे ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी इंटेंसिटी से वहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, उसी को बोलता है पोलार एम्प्लीफिकेशन। इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एक वर्ड देख लेना, यूपीएससी ऐसे वर्ड देती है, ब्लू ओशन इवेंट, ऐसे दे देगा। ब्लू ओशन इवेंट क्या था कि सन जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, गैलेक्सी है ब्लू कलर की जो अर्थ की तरफ आ रही है। या ऐसे पूछ लेगा आर्कटिक ओशन में आइस जो एरियाज हैं बिलो 1 मिलियन स्क्वायर लीडिंग टू द चेंजेस ऑफ आर्कटिक सर्फेस फ्रॉम द वाइट टू ब्लू, कि वहाँ पे मेल्टिंग हो रही है ग्लेशियर की, इसके वजह से जो वाइट कलर था वो अभी ब्लू में जा रहा है। क्यों? क्योंकि आइस वाइट में होता है, वाटर ब्लू में होता है, उसी को ब्लू ओशन इवेंट होते हैं। बस आपको इतना पहचानना है, तो आप जाके वहाँ 4 ऑप्शन देखोगे, पहचान लोगे। इसी अप्रोच से हमें पढ़ना होता है। नाउ नेक्स्ट इज 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो कॉप 28 हुआ है, 28 ये याद रख लेना, 28 तो हर साल एक होता है। कुछ नई डिक्लेरेशन होती है तो उसके बारे में हमें थोड़ा देखना चाहिए, नहीं तो ये हर साल की चीज़ें हैं। तो कॉप 28 हुआ है पहली चीज़। कॉप 28 हुआ है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो यूएनएफसीसी अर्थ समिट से बना था 1992 में, आपने पढ़ा होगा। वॉज हेल्ड इन दुबई यूएई। तो कहाँ पे हुआ है? यूएई में हुआ है, दुबई में। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है कि फाइनल डॉक्यूमेंट आया जिसको बोला गया यूएई कंसेंसस अडॉप्टेड। तो अगर आ गया कि यूएई कंसेंसस इज रिलेटेड टू यूएनसीबीडी, यूएनसीसीसी, यूएनईपी इन्वायरमेंट प्रोग्राम, नो दैट इज रिलेटेड टू यूएनसीसीसी क्लाइमेट चेंज, जो कॉप 28 वाला था। अब अजरबैजान और ब्राज़ील होस्ट करेंगे कॉप 29 को और कॉप 30 को। स्टेट में पूछ लेते हैं कि इस साल का तो हम सारे पढ़ के जाते हो, नेक्स्ट का पूछ लेंगे कि नेक्स्ट कॉप 29 कहाँ होगा। तो अजरबैजान में होगा। आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई चल रही थी, आप लोगों ने सुना होगा। और ब्राज़ील है उसके बाद में कॉप 30 जो है 2025 में। अब क्या हुआ है इसमें, क्या क्या आउटकम आए? फिक्सिंग क्लाइमेट फाइनेंस, तो ऑपरेशनलाइज कर दिया क्या? लॉस एंड डैमेज। लॉस एंड डैमेज मतलब क्या होता है कि जैसे जो छोटे छोटे आइलैंड हैं तो उनको क्या हो रहा है कि वो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कोई पैसिफिक ओशन में छोटा सा आइलैंड है और डूब के मरा जा रहा है। लेकिन ये तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ है? डेवलपिंग कंट्रीज़ हुए, सॉरी डेवलप्ड कंट्री हुए, जैसे यूएसए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से वहाँ से ये सारी चीज़ें हुई, इतना जीएचजी एमिशन हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये सिंक कर रहे हैं। तो जो सिंक कर रहे हैं इनको डैमेज ज़्यादा हो रहा है, तो इन्हीं के डैमेज की भरपाई के लिए फ़ंड बनाया गया है, लॉस एंड डैमेज। ये फंड कब बनाया गया था? वार्सा समिट में, जो कॉप 19 था उसे में इस फंड के बारे में बात की गई है। इस फंड को कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा? वर्ल्ड बैंक करेगा। वर्ल्ड बैंक करेगा। और मैनेज फाइनली कौन करेगा? एक कोई इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होगा जो इसको मैनेज करेगा। नेक्स्ट आते हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुए हैं यूएई के नाम से। तो यूएई जहाँ भी लिखा होगा समझ लेना कि यूएनएफसीसी से हुआ है, क्योंकि वहीं पे हुआ है। तो जैसे यूएई डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट हेल्थ तो रिलीज बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इन पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हेल्थ से रिलेटेड है, WHO आ गया, तो कोई गलत बात नहीं है। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। तो इंडिया अगर साइन नहीं करता है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर इंडिया उसका मेंबर होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट उठा के डालते हैं कि इंडिया ने साइन किया है या नहीं किया है। बाकी अंडर पिनिंग एवरीवन विद अ फुल इंक्लूसिविटी, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात की है। रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस,
ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एन आई ऑफ मीथेन रिपोर्ट तो किसने रिलीज़ किया है? इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी। तो यहाँ पे मीथेन है, यहाँ पे मीथेन है, इन्होंने ही इसको रिलीज़ किया है। बस ऐसे पूछेंगे एन आई ऑन मीथेन रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया है। ऑल्दो बहुत लीस्ट चांसेस हैं कि वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ ज़्यादा फोकस करके, ना कि इसमें। बट दिया हुआ है तो हमारे दिमाग में फ़ोन न रहे कि हाँ छूट नहीं रहा कुछ, तो इसीलिए देख सकते हैं। अब UNFCCC के बारे में पढ़ते हैं। UNFCCC, UNCBD जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से है, UNCCD जो लैंड से रिलेटेड, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ समिट के बाद आए हैं और इनके बीच में इंस्टीट्यूशन से पूछता रहता है। तो क्या है? UNFCCC इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी है। रिड्यूस करेंगे किसको? ग्रीन हाउस गैसेस को। तो किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने से रिलेटेड है। कब बना था? 1992 में आया था अर्थ समिट से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बोन में है, जर्मनी। कहाँ पे है? बोन, जर्मनी। इंडिया इसका मेंबर है। पेरिस एग्रीमेंट जो है वो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। कब आया? 2015 में, लीगली बाइंडिंग है। इसका क्या था कि हम जो है 2 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे, जो टेम्परेचर उसको कम रखेंगे और कोशिश रहेगी कि 1.5 तक कर लें। देन क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में और ये फोर्स में आया 2005 में, फाइनली ख़त्म हो गया 2020 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल ऑल्सो रिलेटेड टू द GHG एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। एक मोमेंटम ऑफ चेंज है, वो भी UNFCCC से रिलेटेड है, आया था 2018 में। मैंने देखा है विजन वाले क्या करते हैं, जो PYQs में चीज़ें आए ना उसको जानबूझ के यहाँ डाल देते हैं ताकि लेजिटिमेसी बढ़ जाए। तो मोमेंटम फॉर चेंज दैट इज रिलेटेड टू द UNFCCC, दे आस्क इन 2018। नाउ नेक्स्ट, अब देखो ये रिपोर्ट कौन कौन से रिलीज हुए UNFCCC से। तो ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट वो रिलीज्ड UNFCCC। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है चलो देख लेते हैं। सी वेदर दे आर कलेक्टिवली मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स द मीटिंग ऑफ गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट एवरी 5 ईयर। वो चेक करते हैं इसी रिपोर्ट के अंदर। तो किसके अंदर आ रहा है? UNFCCC, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। फिर पेरिस एग्रीमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट, ये किसने रिलीज़ की? UNFCCC से। इसके बारे में पढ़ना नहीं, सिर्फ रिपोर्ट किसने रिलीज़ की ये आपको देखना है। की इनिशिएटिव लॉन्च इन COP28। तो क्या क्या की इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है? तो पहला क्या लॉन्च हुआ है? ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इंडिया ने इसको लॉन्च किया है और अभी हुआ है COP28 में। तो डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सर्व एज ए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, कोलैबोरेशन एंड द एक्सचेंज ऑफ इनोवेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्रेस एंड इंस्ट्रूमेंट। तो इसी के लिए ये लॉन्च हुआ है, इंडिया ने लॉन्च किया है, COP28 में हुआ है। इसका नाम ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है। पर्पस क्या है? पॉजिटिव चीज़ें हैं, शेयरिंग ग्लोबल टेक्निकल नो हाउ एंड एक्सपीरियंस, शेपिंग ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, सपोर्टिंग। तो मतलब सॉफ्ट स्टेटमेंट, जब भी सॉफ्ट स्टेटमेंट आए हम PYQ एनालिसिस में डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपको उसको सपोर्ट करना है। तो वी विल डिस्कस इन डेप्थ, डोंट वरी। अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, सिर्फ मार्केट वाली लॉजिक ट्रिक्स नहीं अप्लाई करेंगे, चीज़ सोचेंगे कि कैसे हो सकता है, कैसे हमें सोचना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि उस चीज़ को आप अच्छे से इंटरनलाइज कर लो और वो बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज। तो साइन बाय 118 कंट्री, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। सिग्नेटरी नहीं है तो कोई इसका मतलब नहीं है। तो रिन्यूएबल एनर्जी बट इंडिया नहीं है। ये कब आया था? COP28 में। तो ये ज़रूर पूछेंगे, इंडिया इज़ ए मेंबर नहीं है इसका, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल कूलिंग प्लेज तो इनिशिएटेड बाय द UAE, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। कूलिंग प्लेज के बारे में हो रही है कि रिड्यूस कर देंगे कूलिंग एमिशन बाय एटलीस्ट 68% 2050। डेटा फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क, ऐसे कभी नहीं पूछता UPSC। गो एंड चेक PYQs। फॉसिल फ्यूल ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर्ड, साइन बाय द 50 कंपनीज रिप्रेजेंटिंग मोर देन 40% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन। तो ये बताओ क्या इंपॉर्टेंट है? इतने सारे न्यूज़ है इन्वायरमेंट, आपको लगता है कि यहाँ से पूछेंगे इरिलेवेंट चीज़ें जो कि कोई मतलब ना हो, कुछ रेलेवेंट पूछेंगे ना यार। अफ्रीकन ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव, अफ्रीकन लीडर का इनिशिएटिव है। देन G7 क्लाइमेट हब लेड बाय द जर्मनी एंड चिले अलॉन्ग विद 36 कंट्रीज इंक्लूडिंग केन्या, यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो ये सारी चीज़ें रटने लगते हैं, केन्या, यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड। आपको पता होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है और वो इतने डेप्थ में नहीं जाते हैं। इसका बस ऑब्जेक्टिव देख लो, ओपन कोऑपरेटिव एंड इंक्लूसिव फोरम ऑफ क्लाइमेट एम्बिशियस कंट्रीज विद द गोल ऑफ सपोर्टिंग द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस डील। पेरिस से रिलेटेड है, क्लाइमेट क्लब पेरिस, क्लाइमेट तो ठीक है। ऐसा कुछ आएगा स्टेटमेंट ऑफ एजुकेशन से देंगे तो हम गलत मान देंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अलाइड क्लाइमेट पार्टनर प्लेटफॉर्म, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ACP से फिलैंथ्रोपिक इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए कि पूछ लिया कि UNEP का है, ये है वो है, नहीं।
ये फिलॉन्थ्रोपी इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अलाइड क्लाइमेट पार्टनर प्लेटफॉर्म। अब अल्टेरा फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछता ना कीवर्ड अल्टेरा फंड, तो किसने अनाउंस किया? यूएई ने। ये 30 बिलियन क्लाइमेट फंड है टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर क्लाइमेट चेंज एक्शन। तो ये क्या है, कौन सा फंड है? प्राइवेट, 30 बिलियन का, बस इतना पता होना चाहिए। ये फंड किससे रिलेटेड है, पूछ लेगा डिजर्टिफिकेशन से है, क्लाइमेट चेंज से है, या कुछ ऐसे करके, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएई ने लॉन्च किया। और दूसरा ये पूछ सकता है किस कंट्री ने लॉन्च किया, यूएसए ने लॉन्च किया, चाइना ने किया, इंडिया ने किया, और यूएई ने किया, तो यूएई ने किया है। नाउ इंडिया एट COP28, इंडिया वॉइसेस द कंसर्न ऑफ ग्लोबल साउथ एंड रिट्रीट अर्जेंसी मेकिंग क्लाइमेट फाइनेंस अवेलेबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं, बस कीवर्ड देख लेना कि लीड आईटी क्या है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन। तो हाँ, इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन की हाई एमिशन से लो एमिशन पे कैसे जाएंगे उसके बारे में। तो लीड आईटी मीन्स इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन। तो आपको डिकोड करना है, अगर वो ऐसे देंगे स्टेटमेंट और ऐसे पूछते हैं, आपको डिकोड भी ऐसे करना है। तो लॉन्च बाय इंडिया एंड स्वीडन ने लॉन्च किया था यूएन क्लाइमेट एक्शन 2019 में इंडिया, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया आपको। होस्टेड इंडिया एंड यूएई इवन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, अभी हमने ऊपर देखा था, फोकसेस ऑन द वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शन। इंडिया पार्टिसिपेट मैंग्रोव्स अलायंस फॉर क्लाइमेट मिनिस्ट्रियल मीटिंग COP28। सो ये किसके द्वारा इनिशिएटिव था? यूएई के द्वारा था, इंडोनेशिया का था। COP27 में मैंग्रोव वाला कब बना था? COP27 में। इंडिया इसका मेंबर है, तो इंडिया मेंबर है, COP27 बना था। कौन इनिशिएटिव लाया था इसका? यूएई एंड इंडोनेशिया। नाउ इंडिया लेड ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, सो नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा साइन ए मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस विद मिसिसिपी रिवर। किसके साथ? मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन इनिशिएटिव। दिस लेड टू द लॉन्च ऑफ GRCA एज अ करंट रिवर सिटीज अलायंस हैज नाउ एक्सपेंडेड टू स्ट्रेंथ मेंबरशिप टू 67 ग्लोबल रिवर सिटीज इंक्लूडिंग इंडिया, यूएसए एंड डेनमार्क। अब ये देख लेते हैं कि ये है क्या, रिवर सिटीज अलायंस। तो ज्वाइंट इनिशिएटिव है किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर का है, टू कनेक्ट करेंगे रिवर सिटीज़ को एंड फोकस ऑन सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट। इसके बारे में बात की गई है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा हमने देख लिया क्योंकि इंडियन की मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, मिसिसिपी से हमने किया है। कौन किया है? NMGC। बस इतना बहुत है। अब NDC के बारे में देखते हैं कि नेशनली डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है ये। UNFCCC Secretariat has released NDC synthesis report under Paris Agreement। तो इसका क्या मतलब है? वर्ल्ड इज़ ऑफ ट्रैक टू पेरिस एग्रीमेंट। तो इन्होंने जो इसका सेक्रेटेरिएट था उसने NDC कि हमारा हर एक कंट्री का एक टारगेट है कि हम इतना एमिशन कम करेंगे, ये करेंगे, तो NDC रिपोर्ट पब्लिश हुई। तो उसके द्वारा इन्होंने बताया कि जो अभी हमारा टारगेट है हर एक कंट्री का, वो वर्ल्ड इज़ ऑफ ट्रैक टू पेरिस एग्रीमेंट, हम पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि टारगेट सही नहीं है। रिवीजन की बात की गई थी आफ्टर पेरिस एग्रीमेंट, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो NDC क्या है? NDC आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछ लेता कि NDC क्या है। NDC रिलेटेड टू द UNFCCC। तो फर्स्ट NDC कब पब्लिश हुआ था? 2015 में एंड अपडेटेड इन 2022। तो अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट 2 ऑफ इट्स प्रीवियस NDC वेल अहेड टारगेट। ये इंडिया के बारे में बात हो रही है कि इंडिया एंड NDC, इंडिया ने जो टारगेट किया था उसमें से 2 में इंडिया क्या है कि टारगेट से आगे है, मतलब इंडिया इज़ परफॉर्मिंग गुड। किस किस चीज़ में टारगेट से आगे है? रिड्यूसिंग द एमिशन इंटेंसिटी GDP बाई 33% बिटवीन 2005 एंड 2019। तो इससे इंडिया आगे है, इट इज़ अराउंड मोर देन 40%। और अचीव 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज 9 ईयर्स अहेड ऑफ टारगेट। ये हमने 2021 में ही अचीव कर लिया है, तो ये 2 इंडिया इससे ज़्यादा है। पंचामृत आपको याद होना चाहिए, COP26 में मोदी जी ने बोला था पंचामृत, एंड दिस इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। हो सकता है डीप में अगर टारगेट में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि COP26 में आया था ग्लासगो में। टारगेट क्या है कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030, मीट 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030 बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कार्बन एमिशन बाई 1 बिलियन टन नाउ 2050 लिख दिया, गलत हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिटी इकोनॉमी बाय 40% बाय 2030 ओवर 2005 लेवल। और नेट जीरो टारगेट 2070 ये बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर UPPCS में पूछा था कि इंडिया का नेट जीरो टारगेट कब है? 2070 है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो जो टारगेट था हमारा 30% करेंगे रिड्यूस, वो हमने कितना कर लिया अपडेटेड में 45% 2030 लेवल 2005 लेवल। अभी हमारा क्या है कि
तो ये क्या था, 2015 का टारगेट है, 2022 का टारगेट जो हमने अपडेट किया। तो पहले 33% था, इसको हमने 45% कर दिया। फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला था, नॉन फॉसिल फ्यूल वेस्ट एनर्जी रिसोर्सेज 40% था, इसको अभी हमने 50% कर दिया। तो ये 45 हो गया, 50 हो गया। थोड़ा सा आप अपडेटेड रहना, ताकि अगर MCQ में वो कुछ गलत फेर करते हैं, उलट फेर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देन जो हमारा कैपेसिटी है 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, वो सेम है जैसे पहले था। तो ये दोनों चीज़ें अपडेट हुई हैं, थोड़ा सा इस पर नज़र दौड़ा लेना। नाउ UN कमिटी ऑन राइट एंड चिल्ड्रन इशूज़ गाइडेंस ऑन चिल्ड्रंस राइट एंड एनवायरनमेंट। गाइडेंस गलत, कुछ मतलब इसका कुछ यूज़ नहीं है। अबाउट गाइडेंस थोड़ा सा देख लो कि ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस अगर पूछेगा किससे रिलेटेड है, तो क्लाइमेट इमरजेंसी पहला, बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स करी और पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट इमरजेंसी, दैट इज ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस। ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच कौन रिलीज करता है? ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। ग्रीन हाउस गैस वॉच कौन रिलीज कर रहा है? इसको रिलीज कर रहा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। अप्रूव न्यू JC मॉनिटरिंग, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन फर्स्ट मूवर कोलिजन इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मूवर कोलिजन लीडरशिप मीटिंग। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट मूवर कोलिजन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हो सकता है IMF दे दे, हो सकता है UNCCC दे दे, नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड US गवर्नमेंट। लॉन्च कब हुआ था? COP26 में, ग्लासगो जो UK में था। ए फ्लैगशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू क्लीन अप द मोस्ट कार्बन इंटेंसिव सेक्टर, और इंडिया इसका मेंबर है, तो हमने थोड़ा सा देख लिया। मेजर इकोनॉमिक्स फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट, तो ये USA का है। कैटलाइजिंग ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन थ्रू द MEF ऑन एनर्जी क्लाइमेट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 20 मेजर कंट्रीज इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं इंक्लूडिंग इंडिया। ये सारी कभी न्यूज़ अगर मुझे पढ़ना हो ना पर्सनली, तो मैं कभी देखूँ भी ना, ये भी ना देखूँ, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देन इनएक्ट पार्टनरशिप, ऐसे पूछेगा, इनएक्ट पार्टनरशिप फुल फॉर्म नहीं देगा। इनहेंसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनएक्ट पार्टनरशिप्स इंडिया इसका मेंबर नहीं है। लॉन्च बाय जर्मनी एंड इजिप्ट अलॉन्ग विद IUCN एट COP27। तो इसका पर्पस क्या है? एड्रेस द क्लाइमेट चेंज, लैंड एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस थ्रू नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। किसका था? जर्मनी एंड इजिप्ट का। कब? COP27 में। ग्लोबल रिसर्च अलायंस ऑन एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस गैसेस, न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनवाइट किया इंडिया को, बस इतना ही न्यूज़ है। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो नहीं है। कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन है, कीवर्ड्स है, तो आपको पता होना चाहिए कीवर्ड्स किससे रिलेटेड है। सो कंपाला डिक्लेरेशन ऑन द माइग्रेशन, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो 4 चीज़ ऑप्शन आपको रखेंगे। कंपाला डिक्लेरेशन रिलेटेड टू, दैट इज रिलेटेड टू द माइग्रेशन, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, दैट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक बेनिफिट, या कुछ ऐसे डिफॉरेस्टेशन से, ऐसे करके कुछ 4 ऑप्शन कर देंगे। या कंपाला डिक्लेरेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको पता होना चाहिए कि नो, दिस इज रिलेटेड टू द माइग्रेशन, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। बस ऐसे ही सवाल आते हैं। डेटा इन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर। सो UNDP ने और जो नाबार्ड है उन्होंने साइन किया है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू क्रिएट ए डेटा ड्राइवन डिजिटल पब्लिक गुड्स विद इंक्लूड डेटा इन क्लाइमेट रेजिलियंट एंड एग्रीकल्चर। तो किसने किसने साइन किया? UNDP, नाबार्ड। लीस्ट इंपॉर्टेंट, बस एक नज़र देख लो कि अगर आ जाए तो आप वहाँ पहचान लो। कूल कोलिजन किसके द्वारा शुरू किया है? UNEP, यूनाइटेड इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट इनके द्वारा रिलीज़ की गई है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया इज़ ए पार्टनर, इसका पार्टनर भी है। तो इन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ किया, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट। किसने? UNEP ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको कौन रिलीज़ करता है? रिलीज बाय जर्मन वॉच। तो इंडिया की जो रैंकिंग है 7th है पोजीशन, लास्ट ईयर इसकी 8th थी, तो अभी 7th है, लास्ट ईयर 8th थी। 4 कैटेगरी हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन 40%, रिन्यूएबल एनर्जी 20%, एनर्जी यूज 20%, क्लाइमेट पॉलिसी 20%। थोड़ा सा इसको एक बार देख लेना, और यहाँ से बार बार सवाल भी आते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। रिलीज़ कौन करता है? इंडिया की पोजीशन, और ये क्या कैटेगरी हैं? ग्रीन हाउस के एमिशन 40%, रिन्यूएबल एनर्जी 20%, एनर्जी यूज 20%, क्लाइमेट पॉलिसी 20%। जर्मन वॉच ऑल्सो रिलीज द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। रिस्क इंडेक्स भी ये भी करता है, परफॉर्मेंस इंडेक्स एज वेल एज रिस्क वाला जो इंडेक्स है वो भी। नायरोबी डिक्लेरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे जब कोई कीवर्ड्स हो ना डिक्लेरेशन, तो आपको बस पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। तो एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस प्लेज 10 बिलियन, तो ये आपको समझ में आ गया कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। इतना ही बहुत होता है वहाँ पे
रिकग्नाइज करने के लिए। जो 4 ऑप्शन देते हैं ना, अलग अलग सेक्टर से देंगे। बस नायरोबी केन्या में है एंड दिस इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, इतना पता हो आप आराम से कर लोगे। फाइनेंस सिस्टम से रिलेटेड है। देन अदीस अबादा डिक्लेरेशन, सो वाइड रेंजिंग एक्शन रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज, वाइड रेंजिंग एक्शन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन, मरीन प्रोटेक्शन, डिग्रेडेशन, तो ये भी कुल मिला के इससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अदीस अबादा डिक्लेरेशन। देन C40, ये सिटीज़ के बारे में बात हो रही है। सिटी तो बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान वॉज अनवील्ड। तो इसमें एक चीज़ ये देख लो कि जो C40 है ना, इस एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नियरली 100 मेयर्स ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग सिटीज़ दैट आर यूनाइटेड इन एक्शन टू कन्फ्रंट द क्लाइमेट क्राइसिस। तो क्लाइमेट क्राइसिस से रिलेटेड है C40। ऐसे पूछेगा C40 वॉज इन द न्यूज़, दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट क्राइसिस। इंडिया की 6 सिटीज़ हैं, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता है, बेंगलुरु है, अहमदाबाद है, आर पार्ट ऑफ इट। बस, नॉट ऑल कंट्रीज और 10 कंट्रीज। तो ये थोड़ा सा डेटा आप देख लेना। देन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? WMO। नाउ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, क्लाइमेट मिटिगेशन एडाप्टेशन, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अनाउंस किया है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च 2023। तो अभी क्या की हाईलाइट है, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसको एडमिनिस्टर करेगा, और जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी विल रेगुलेट ऑल द एक्टिविटीज़। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन BEE आप थोड़ा सा पढ़ लेना क्योंकि पूछ रखा है इन्होंने। देन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। ऐसी चीज़ें यहाँ से पूछते हैं जो बॉडीज़ हैं, ना कि इसके बारे में कुछ ऐसे डिटेल में जाएंगे पूछने। तो हमारे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कब बना था? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आई थिंक 2001 उसमें बना था। दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी। देन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन क्या क्या रेगुलेट करती है आपको पता होना चाहिए। बाकी ये कुछ ऐसे खास इंपॉर्टेंट है नहीं, पूरा आप इग्नोर कर सकते हो। देन नेशनल कार्बन रजिस्ट्री, नेशनल कार्बन रजिस्ट्री किसके द्वारा लॉन्च हुआ? UNDP। तो इसको क्या करना कि एक A4 शीट लेना और उसमें से लिख लेना जो भी चीज़ें रिलीज़ हुई हैं या कोई डिक्लेरेशन है, और उसको बार बार रिवाइज कर लेना, तो यहाँ से आपको दिक्कत ही नहीं होगी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? नेशन डेटा एंड प्रोसेस फॉर ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट्स। तो कार्बन क्रेडिट्स वगैरह से रिलेटेड है। कार्बन रजिस्ट्री सेम वही है, और किसने किया? UNDP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UNDP वर्ड। नाउ मिशन लाइफ मोदी जी ने लॉन्च किया था। मिशन लाइफ वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, और ये मोदी जी ने इसका सबसे पहले यूज़ किया था, लॉन्च बाय इंडिया एंड यूनाइटेड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। कब? COP26 ग्लासगो में 2021। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉर नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है जो नेशनल लेवल पे मतलब कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री है। अब देखो इसका मतलब क्या है? इट प्रोवाइड्स पार्टिसिपेटिव एक्सपीरियंस इन सीरीज ऑफ लाइफ रिलेटेड। मतलब आप जैसे उठते बैठते हो, चलते हो, खाते पीते हो, उस लाइफ से आप कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम कर सकते हो। चीज़ें आप थोड़ी रिन्यूएबल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करो, एक थोड़ा हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करो, जैसे सेव वाटर, रिड्यूस सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें करोगे तो उससे हम ओवरऑल क्लाइमेट चेंज से लड़ेंगे। तो दैट इज़ लाइफ, मिशन लाइफ उसी से रिलेटेड है। तो मोदी जी ने किया था, तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये थीम वगैरह क्या है ये सब कभी नहीं पूछता यार, मतलब फालतू के कॉपी पेस्ट हैं और आप उसके चक्कर में पड़े रहते हो। आप सब कुछ पढ़ते रहते हो, कभी नहीं पूछेगा। अगर पूछ लिया तो मेरे से बताना, कोई चीज़ अगर यहाँ से मिस हो जाएगी तो। ये सब कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, सब बस फ्लडिंग होते हैं इन्फॉर्मेशन की कि कुछ अंट आ भी गया, मान लो खुदा न खास्ता कोई एक क्वेश्चन कहीं से आ गया। आप सोचो ऐसे कितनी चीज़ें होती, इतनी मंथली मैगजीन, फिर 1.5 साल के आप पढ़ रहे हो, उसमें से एक चीज़ के लिए आप इतना डिटेल पढ़ते हो, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आप कर पाओ। तो क्यों उन सब चीज़ों में इतना दिमाग लगाना? शायद वो जो एक चीज़ है वो हम PYQ एनालिसिस से वो सारी चीज़ें अप्लाई करके कर लें। तो बी लिटिल बिट प्रैक्टिकल, आपको इनपुट आउटपुट रेशियो भी देखना है। नाउ राइट टू रिपेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने लॉन्च किया है क्या? पायलट प्रोजेक्ट राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर क्या है कि कोई चीज़ ख़राब होती है उसको रिपेयर करने की पहले कोशिश की जाए, ना कि उसको फेंक के दूसरा नया लाया जाए। फेंक के दूसरा नया लाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होगा। तो उसी के बारे में एक तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी कि जैसे भी उसको रिपेयर कर लें, तो उसी के बारे में बात की गई। तो इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर ने सेटअप किया कमिटी ऑन राइट टू रिपेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन राइट टू रिपेयर का एक पोर्टल लॉन्च किया है। बस इतना जान लो कि राइट टू रिपेयर दैट इज रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म,
किसने शुरू किया था? यूरोपियन यूनियन ने, और ये 2017 में या 18 में आया भी था। इंडिया एम टू यूटिलाइज ग्रीन एनर्जी टू हेल्प इंडस्ट्रीज टू डील विद यू। तो अभी क्या करते हैं, जो यूरोपियन यूनियन होते हैं ना, वो कहीं से इम्पोर्ट होता है, तो उसमें बोलेंगे कि इसमें जीएसटी एमिशन ज़्यादा है, इसीलिए आप इतना टैक्स दो, ये करो वो करो। तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ नॉन टेक्निकल बैरियर, नॉन टेक्निकल बैरियर। सी, तो ये क्या है? पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू पुट फेयर प्राइस ऑन द कार्बन एमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स दैट आर एमिटेड द यूनियन एंटरिंग द यूरोपियन यूनियन एंड टू इनकरेज क्लीनर इंडस्ट्री प्रोडक्शन इन नॉन यूई कंट्रीज। तो अभी बात हो रही है कि ग्रीन एनर्जी ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि उन चीज़ों को हम यूटिलाइज़ कर सकें, यूरोपियन यूनियन ज़्यादा उसको रोक ना पाएँ। तो वही कॉन्टेक्स्ट है, बस आपको ये पता होना चाहिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कौन है? यूरोपियन यूनियन लगाता है। अभी यहाँ पे एक देख लो, ये डिज़ाइन टू बी कंपैटिबल विद द WTO रूल जो यूरोपियन यूनियन ने बनाया। एक तरीका का नॉन टैरिफ बैरियर है, मतलब दो तरीके के बैरियर होते हैं ना, एक टैरिफ बैरियर कि आप डायरेक्ट टैक्स ही बढ़ा दो, दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर कि आप बोल रहे हो कि आपके यहाँ की जो मुर्गी आ रही है उसमें ये केमिकल पाए जाते हैं, हम नहीं लेंगे। या आप बता रहे हो कि जो आपके यहाँ सामान आ रहा है उसमें जीएसटी एमिशन बहुत है, उसमें वाटर यूज ज़्यादा होता है, तो आपने कुछ टैक्स लगा दिया, दैट इज़ नॉन टैरिफ बैरियर। तो उसी के बारे में बात हो रही है। अब एक वर्ड आपको यूपीएससी दे देगा कि फिट फॉर पैकेज 55 पैकेज, व्हाट इज़ दिस? तो इसको भी यूई ने अडॉप्ट किया है, इसको भी यूई ने अडॉप्ट किया है। दिस इज रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू कार्बन एमिशन एंड ऑल। बस इतना आपको पता है तो आप आराम से कर लोगे। क्या है? रिफर टू द यूई टारगेट रिड्यूसिंग द नेट ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन एट लीस्ट 55% बाई 2030 फ्रॉम 1990 लेवल, अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाई 2050। अब दो फैक्ट है कि यूरोपियन यूनियन का नेट एमिशन क्या है? 2050, इंडिया का क्या है? 2070। दो फैक्ट हो गए। दूसरा, जो अभी हमने 55, तो ये 55% लाएंगे 2030 तक 1990 लेवल का। तो ये दूसरा फैक्ट हमने देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही कीवर्ड उठाता है यूपीएससी, मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान, द यूरोपियन यूनियन अनवील इट ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान। तो इसका क्या काम है? तो इंडस्ट्रियल प्लान है कि नेट ज़ीरो इंडस्ट्रियल एक्ट एक तरीके से इन्होंने फॉर्मुलेट किया है। उसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज़ में नेट ज़ीरो एमिशन होगा। यूरोपियन यूनियन का है बस ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान। यूरोपियन यूनियन, G7 या ब्रिक्स या G20, दैट इज़ रिलेटेड टू द यूरोपियन यूनियन। बस क्या है क्या नहीं आपको जानना भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं। नाउ डेप्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप, तो क्लाइमेट अनाउंस अफ्रीका लार्जेस्ट डेप्ट फॉर नेचर स्वैप। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास डॉलर ना हो तो आप अपनी करेंसी में फाइनेंस कर लो, वो सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ नहीं पूछेगा। इकोनॉमी में आप पढ़ोगे। रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन फ्रॉम शिप्स, तो जो शिप चलती है उसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, वो सारी चीज़ें, तो उसको कौन मॉनिटर करता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑन रिडक्शन ऑन द जीएसटी एमिशन फ्रॉम द शिप। तो हमने एक टारगेट रखा है कि रीच नेट ज़ीरो जीएसटी एमिशन बाय अराउंड 2050। तो वही यूरोपियन यूनियन वाला है कि शिप से जो निकलता है एमिशन वो नेट ज़ीरो होना चाहिए। कब? 2050 तक। अभी हम देख लेते हैं कि शिप का कौन कौन सी चीज़ें मैनेज करते हैं। एक तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आप पढ़ते ही रहते हो, लेकिन देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें। देखो, एक यहाँ पे आप याद रख लेना कि अगर यूपीएससी आपको टर्म देता है क्लोज लूप स्क्रब, सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन, स्लो स्टेमिंग, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? किससे रिलेटेड है? रिड्यूसिंग एमिशन से रिलेटेड है। बस ऐसे कीवर्ड्स दे देते हैं और पूछ लेते हैं, इवन विजन वाले भी ऐसे पूछते हैं। नाउ तो शिप से कौन कौन से रिलेटेड? ये सारे शिप लिखे हैं, इतना डिटेल नहीं पूछेगा। लेकिन जैसे ये लिखा है ना क्लाइडे बैंक डिक्लेरेशन, तो ये किससे रिलेटेड है? मैंग्रोव से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, या शिपिंग से रिलेटेड? दिस इज रिलेटेड टू शिपिंग। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। एक पोलर कोड आया था 2022 में, पोलर कोड, दैट इज़ ऑल्सो गाइड हाउ यू आर नेविगेटिंग इन आर्कटिक रीजन। तो वो सारी गाइडलाइन है, तो कुछ ऐसे खास है नहीं, बस इन्होंने 2050 तक नेट ज़ीरो बोला है। जो खास है मैंने आपको बता दिया, बाकी इन्फॉर्मेशन फ्लडिंग है, नहीं पूछेंगे। द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी साइन MOU टू कोलैबोरेट ऑन क्लाइमेट रिसर्च ड्यूरिंग द वर्कशॉप ऑन NFCS इंडिया। तो कुछ न्यूज़ नहीं है यार, ये कुछ भी न्यूज़ नहीं है, इसीलिए छोटा सा दिया भी है, बस दे दिया है कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसे कुछ आ गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हम क्लेम कर लेंगे। बट लेट मी टेल यू फ्रेंकली, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क। नाउ क्लाइमेट टर्म्स एंड न्यूज़, तो एक लाइन में देखना है। इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड
नीति आयोग, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड क्या है? नियर रियल टाइम डेटा ऑन एनर्जी सेक्टर, क्लाइमेट एंड रिलेटेड इकोनॉमिक डेटा सेट। तो एनर्जी है तो इसके डेटा वगैरह के बारे में रियल टाइम में नीति आयोग ने लॉन्च किया है, रिलीज्ड बाय नीति आयोग। फिर यूएन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियन टू कनेक्ट वर्ल्ड प्रोग्राम, गवर्नमेंट है कुछ नहीं। एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी कब बना था? established in 2021 by the Ministry of Petroleum and Natural Gas, formed to draw energy transition pathway oil and gas public sector undertaking PSU countries। तो उसके बारे में बात की था। एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी है, कौन बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बस इतना इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट लिव्ड हैलोजन, अभी रिसेंट स्टडी उसमें ओशन कूल्स द प्लांट बाय रिलीजिंग शॉर्ट लिव हैलोजन, उसके बारे में बात की है। तो कैसे सवाल बनाएंगे? आई डोंट नो, आएगा नहीं। डीकार्बनाइजेशन ये नीति आयोग है। तो इंडिया की कोई वो चीज़ें होती हैं ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो। डीकार्बनाइजेशन जो है वो नीति आयोग रिसेंटली रिलीज टुवर्ड्स द डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट स्टॉक टेक एंड सेक्टर एम्बिशन G20 नीति आयोग ने किया है। देन कपल मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट 6, तो यूपीएससी पूछेगा प्रोजेक्ट 6 इज रिलेटेड टू, दिस इज रिलेटेड टू साइमुलेटेड प्रेसिपिटेशन, साइमुलेटेड प्रेसिपिटेशन प्रोजेक्ट 6। बस इतना पढ़ना है, ये सब पूरा इग्नोर कर दो, पूरा इग्नोर कर दो। देन क्या लिखा है ये? मिथाइलो ट्यूबी मिक्रोबियम ब्यूरोटेंस 5GB1C, क्या है ये? ये मीथेन ईटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है? मिथाइल मीथेन ईटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ऐसे कुछ कीवर्ड्स आ जाएगा मिथाइल, तो आप सोच लेना कि यार ऐसे पढ़ा था कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मीथेन खाता है, तो उससे मीथेन रिड्यूस कर सकते हैं। बस। फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन हेल्थ सिस्टम किसने रिलीज़ किया है? WHO ने। किसने? WHO। हेल्थ है ना, WHO। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप कब लॉन्च हुआ था? COP26 में। आउटडेटेड है थोड़ा सा, 2021 में। सेनेगल हैज़ बिकम द 4th कंट्री, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। कौन कौन है? साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया, वियतनाम है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। देन क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव सब कुछ नहीं है, मैंने देखा था। ओके, नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, फेवरेट एरिया जहाँ से ये सवाल पूछते हैं। अभी देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी क्या है? तो इट इज़ अ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, इस्टेब्लिश हुआ था ग्लोबल एनवायरनमेंट एजेंडा के लिए, प्रोमोटिंग एफिशिएंसी, इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सॉफ्ट चीज़ें हैं, आप ऐसे कर लोगे। 1972 में बना था, फॉलोइंग यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं आई थिंक। नायरोबी में बना था केन्या में, क्योंकि अफ्रीका इग्नोर होता था उस टाइम पे, इसीलिए वहाँ पे मीटिंग की गई थी कि हम कुछ करेंगे, कुछ बनाएंगे। तो अफ्रीका, इसका हेडक्वार्टर वहीं रखा गया अफ्रीका में। इसके 193 मेंबर हैं, इंडिया भी उसका मेंबर है। और इसका जो फंड है ना, वो रिलाय होता है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर 95%। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं बार बार पढ़ता था तो इसीलिए उसको हाईलाइट कर दिया। अब एक चीज़ यहाँ देखते हैं कि IPCC जो है, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो वो रिपोर्ट रिलीज़ करती है। आपने सुना होगा 5th 6th रिपोर्ट ऐसे आती रहती। तो इसको कौन करता है? UNEP एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये पूछा भी था कि इसके कौन कौन जॉइंटली होस्ट करता है। तो UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमने मीथेन गैस वाले में देखा था। देन कॉमन कार्बन मैट्रिक 2021 में पूछा था, तो विजन वालों ने डाल दिया ताकि आप PYQs कर रहे हो तो आपको लगे कि वो मतलब कितने सारे सवाल डायरेक्टली विजन से आते हैं। विजन से नहीं आते, विजन ने PYQs देख के यहाँ पे डाल दिया तो थोड़ा साइकोलॉजी समझो। कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय UNEP हैज़ बीन डेवलप फॉर असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। यही स्टेटमेंट दिया था, तो स्टेटमेंट को यहाँ पे डाल दिया उन्होंने। मेजर ग्लोबल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट अंडर UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब देखते हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा क्रोनोलॉजी, और तीसरा बस तीसरा कुछ नहीं। ओके, साइट्स किससे रिलेटेड है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। साइट्स इज रिलेटेड टू द ट्रेड वगैरह जो होता है 1973 में। देन CMS बोन कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज। देन वियना अभी हमने पढ़ा 1985, दैट इज रिलेटेड टू द ओजोन। देन बेसल कन्वेंशन, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट 1989। देन CBD बना था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला, दैट इज इन 1992, यहीं पे UNFCCC भी बना था।
दैट इज़ रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। UNCCBD भी बना था 1994 में, दैट इज़ रिलेटेड टू द डिजर्टिफिकेशन। देन रोटरडैम आया था, दैट इज़ रिलेटेड टू द केमिकल 1998। स्टॉकहोम आया था, दैट इज़ परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट 2001 में। ये इसका और इसका क्रोनोलॉजी ज़रूर याद रख लेना, पूछते हैं ऐसे कि वेसल नॉर्म, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम, इसमें पहले कौन आया था? बेसल आया था, फिर रोटरडैम, फिर स्टॉकहोम। या पूछ लेंगे कि कौन किससे रिलेटेड है? बेसल होम इज रिलेटेड टू परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, नो इट इज रिलेटेड टू द हजार्डस वेस्ट। स्टॉकहोम इज रिलेटेड टू द पॉल्यूटेंट्स, रोटरडैम इज कन्वेंशन, इट्स केमिकल, रिलेटेड टू केमिकल। मीनामाता दैट इज रिलेटेड टू द मरकरी। तो ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा रुक के इसको एक दो बारी और देख लेना। अब जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट इन्हीं के द्वारा रिलीज़ होती है। एमिशन गैस रिपोर्ट इन्हीं के द्वारा रिलीज़ होती है। और जो अदर रिपोर्ट है जो उन्होंने आज तक कभी रिपोर्ट मतलब रिलीज़ की होगी, देख लेते हैं। टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन बी प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड। बिल्डिंग मटेरियल एंड क्लाइमेट, कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू फ्यूचर, व्हाट्स कुकिंग, UNEP स्पेशल एडिशन फ्रंटियर। देन इन्वेस्ट टू हेल्दी प्लांट वेस्ट वाटर, देन बाय UNEP, इसको भी UNEP। देन इन ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। और एक मॉनेटरी आउटलुक से रिलेटेड होता है, दैट इज रिलेटेड टू द IMF। देन ग्लोबल क्लाइमेट ऑन लिटिगेशन रिपोर्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बाय UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ना वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है? स्पेशलाइज एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशन की। वॉइस ऑन द स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, इंटरेक्शन विद द ओशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो नाम से लग रहा है मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब बना था? इस्टेब्लिश 1950, रिप्लेस किया था किसको? इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को, जो 1873 में बना था। तो ये इंटरनेशनल को वर्ल्ड लिख दिया। 193 मेंबर है, इंडिया है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये कौन कौन से रिपोर्ट रिलीज़ करता है? स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ये रिलीज़ किया। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, अभी हमने देखा था ऊपर, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द WMO। स्टेट ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द WMO। अदर रिपोर्ट है जैसे ग्लोबल क्लाइमेट 2011-20 रिपोर्ट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच, एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज बुलेटिन, and global annual decadal and climate update 2023 to 27।